हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है पूरा लेक्चर से सुनेंगे आप, पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टर्म आएंगे, सॉलिड स्टेट में आपको यूनिट सेल पढ़ने हैं, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट पढ़ने हैं, क्लोज पैकिंग पढ़नी है आपको। तो पूरा का पूरा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट क्या होते हैं। इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें जिनकी बहुत जरूरत होगी इस लेसन में, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत कंपलसरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसका पहला वर्ड लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण। क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कोई भी सब्सटेंस जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन्हीं पार्टिकल्स को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी वो कहलाते हैं घटक कण। घटक कण ठोस में, खास करके सॉलिड के अंदर यानी ठोस में, तीन तरह से हो सकते हैं। या तो वो एटम से मिलकर बना हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। मतलब या तो वो परमाणु से मिलकर बने होंगे, नहीं तो अणु पाया जाएगा, और नहीं तो उनके पास आयंस होंगे। इन सभी तीनों को प्रारूप में, इन तीनों को सॉलिड के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में डिसाइड किया गया, ये चुने गए हैं। चलिए सेकंड टर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है क्लोज पैकिंग। क्या है ये क्लोज पैकिंग? क्लोज पैकिंग का मतलब है कि एक ऐसी रेगुलर पैकिंग, एक नियमित पैकिंग जो होती है वो कहलाती है क्लोज पैकिंग यानी सममित संकुलन। अब स्टार्ट करते हैं, अपने डिफिनीशन की तरफ आते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट के डिफिनीशन पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। सॉलिड स्टेट को, टर्म को यहाँ डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत होगी, जिसमें एक वर्ड्स लिखा है लैटिस, जालक। आगे आप पढ़ेंगे, ये लेसन के सिलेबस का है। सेकेंड टर्म लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बहुत ही ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और एक पहले ही हमने इनका जिक्र कर लिया है। क्लोज पैकिंग होती है इनके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन की तरफ। क्या होते हैं ठोस अवस्था? तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके घटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, इनमें उसके घटक कण जालक में यानी लैटिस में प्रबल आकर्षण द्वारा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन द्वारा, प्रबल आकर्षण द्वारा इस प्रकार बंधे रहते हैं, इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि उनके कण गति करने में असमर्थ होते हैं। वो गति नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, गति करने में असमर्थ होते हैं, बल्कि इसके स्थान पे वे अपने ही अक्ष पे ऑसिलेट या वाइब्रेट यानी कंपन या दोलन कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। इसमें आपको जो भी टर्म दिखाई दिए, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसकी वजह से, प्रबल आकर्षण होने की वजह से उनके कण अपने ही एक्सिस पे बस ऑसिलेट या वाइब्रेट कर सकते हैं, और इसी की वजह से इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं ठोस के अंदर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टॉपिक है, अगली टॉपिक है ठोसों की विशेषता। तो अगली टॉपिक है आपका ठोस के प्रमुख लक्षण। तो देखते हैं क्या होते हैं इनके अंदर, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं सॉलिड्स के अंदर? तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बेसिस पे। सबसे पहला जो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, सबसे पहला जो इनका कैरेक्टर है, सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि इनके पास शेप, साइज एंड वॉल्यूम, शेप, साइज एंड वॉल्यूम ये डिफिनिट होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, यानी आकृति, आयतन और आकार निश्चित होता है। रीजन है इसका क्योंकि इनके कण अपने ही एक्सिस पे केवल वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं। इनकी वजह से इनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम यानी आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि कण जब अपनी ही स्थिति नहीं छोड़ेंगे तो उनका आकार नहीं बदलेगा, उनका आयतन नहीं बदलेगा, उनकी आकृति भी नहीं बदलेगी। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, सेकेंड इनका कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का क्या होगा? तो सेकेंड टर्म पे अगर चले आए तो पहले सेकेंड टर्म की बात करते हैं, ये रिजिड यानी बहुत दृढ़ और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, रेयरली दबते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी असंपीड्य होते हैं और दृढ़ होते हैं, क्योंकि इनके बीच, इनके एटम्स, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पाया जाता है। थर्ड टर्म की बात करें तो ये जो
घटक कण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो घटक कण होते हैं ये लैटिस पे यानी जालक के निश्चित बिंदुओं पे पाए जाते हैं। जालक के लैटिस के निश्चित फिक्स बिंदु पे पाए जाते हैं, निश्चित बिंदुओं पे पाए जाते हैं। और जब रेगुलर अरेंजमेंट होगा, निश्चित बिंदु पे पाए जाएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल नियमित और बिल्कुल रेगुलर हो जाती हैं। चौथे टर्म की बात करें तो चौथे टर्म में आते हैं चौथी क्वालिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व इनका बहुत ज्यादा होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और अंतिम इनकी क्वालिटी की बात कर ले, पांचवी क्वालिटी की आपका पहला था, ये सेकंड है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, और फाइनल अंतिम की बात कर ले तो ये बहुत आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं, बहुत हार्डली विस्तृत होते हैं या रेयरली विस्तृत होते हैं। कहीं कहीं देखने के लिए इनका विसरण मिलता है, मतलब इनके अंदर डिफ्यूजन कम होता है। यानी पांचवें टर्म की बात करें तो इनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है, डिफ्यूजन बहुत स्लो रहता है, इनका विसरण कम होता है। तो यहां तक आपने पढ़ा ठोस अवस्था क्या थी, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसके घटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस प्रकार लैटिस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से इस प्रकार अटैच रहते हैं कि उनके कण गति करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने ही एक्सिस पे वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं, जिसके कारण के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको मिले। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी शेप, साइज एंड वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब कण अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, अपनी स्थिति से हटेंगे नहीं, तो न तो उनका आयतन बदलेगा, ना आकृति बदलेगी, और न ही उनका आकार बदलेगा। सेकेंड टर्म की बात, ये रिजिड होते हैं यानी बहुत दृढ़ होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल मतलब दृढ़ भी है ये, और ये बहुत ज्यादा असंपीड्य होते हैं। थर्ड टर्म, इनके जो घटक कण होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इनका, इनके जो घटक कण होते हैं ये लैटिस पे यानी जालक पे निश्चित पॉइंट पे पाए जाते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ये बहुत दृढ़, बहुत ज्यादा असंपीड्य होते हैं। चौथी क्वालिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत पास पास होते हैं। और पांचवा, इनका डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लोली ये डिफ्यूज होते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगली टॉपिक है आपकी सॉलिड स्टेट की जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, यानी संरचनात्मक इकाई के व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण कैसे किया गया, कितने पार्ट में बांटा गया ठोस को। तो चलिए जनरल पार्ट दिखाते हैं कितने तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। जब ठोस को बांटा गया इनके स्ट्रक्चरल यूनिट्स के आधार पे यानी संरचनात्मक इकाई के आधार पे, तो दो पार्ट्स में बांटा गया। जनरल दो पार्ट्स मिले इनके। सबसे पहले पार्ट्स की बात करें, सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको बोला गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहला टर्म जो डिवाइड किया गया जिसको बोला गया क्रिस्टलीय ठोस, सबसे पहली टॉपिक थी। और दूसरी तरफ चले आए, दूसरी तरफ जब डिवाइड किया गया तो उसको बोला गया एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो दो तरीके से दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा आया एमॉर्फस सॉलिड्स यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो दो तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। पहला टर्म रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड टर्म रहा एमॉर्फस सॉलिड। क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको कहते हैं? ये जो अरेंजमेंट था, ये जो क्लासिफिकेशन रहा, ये स्ट्रक्चरल यूनिट के अरेंजमेंट के आधार पे, उनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। यानी यहाँ जो भी टॉपिक हम डिफाइन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स के आधार पे करेंगे, इन्हीं के आधार पे हम दिखाएंगे। तो चलिए बताते हैं, दिखाते हैं क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स या वे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अंतर्गत थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में कुछ छोटे छोटे वर्ड यूज में आएंगे। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होंगे जिनके घटक कण बिल्कुल, यहां ध्यान दीजिएगा, जिनके घटक कण लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, दीर्घ परास व्यवस्था में, यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क यानी त्रिविमीय जालक में, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में बिल्कुल रेगुलर
बिल्कुल नियमित और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऐसे जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके घटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज आर्डर के अंतर्गत 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बिल्कुल निश्चित और नियमित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी तरफ बात करें तो लिखा है अमॉर्फस सॉलिड। क्या है ये अमॉर्फस सॉलिड? तो ऐसे सॉलिड जिनके घटक कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज आर्डर के अंतर्गत अनियमित और अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था और निश्चित स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। तो चलिए डिफरेंस दिखाते हैं क्या होते हैं इनके बीच में डिफरेंस है और क्लियरिटी समझ में आएगी आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। इनको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, यानी सेकेंड टर्म की बात करें तो लिखते हैं यहाँ पे अगली टॉपिक है आपकी डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। यानी अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। तो कॉलम बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी क्रिस्टलीय ठोस। तो पहली तरफ आ जाइए, देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और सेकेंड टर्म में लिखते हैं अमॉर्फस सॉलिड। बिल्कुल इजी, बहुत आसान है ये। तो सेकेंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है अमॉर्फस सॉलिड्स। तो चलिए डिफिनीशन दिखाते हैं, दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं, क्या डिफरेंस पाया जाता है क्रिस्टलाइन में और क्या डिफरेंस होता है अमॉर्फस सॉलिड में। डिफिनीशन में हमने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बिल्कुल लॉन्ग रेंज आर्डर में होते हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज आर्डर में पाए जाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज आर्डर में पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस जो होता है इनके स्ट्रक्चरल यूनिट का अरेंजमेंट कैसा रहा। तो पहले टर्म की बात करते हैं तो यहाँ दिखाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल लॉन्ग रेंज आर्डर में पाया जाता है। लॉन्ग रेंज आर्डर में नियमित, बिल्कुल लॉन्ग रेंज आर्डर में नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है। और इस तरफ चले आए तो ये होता है आपका शॉर्ट रेंज आर्डर में पाया जाता है, यानी लघु परास व्यवस्था में अनियमित और अनिश्चित रहते हैं, अनियमित और अनिश्चित पाए जाते हैं। तो लॉन्ग रेंज आर्डर में तथा यहां लिख देते हैं नियमित और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है इनकी, बिल्कुल नियमित और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी रेगुलर और फिक्स या डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इनका। लेकिन इधर आएंगे, इधर देखा आपने अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज आर्डर होता है और यहाँ पे तथा लिख दें अनियमित, अनियमित तथा अनिश्चित, अनियमित तथा अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो पहला डिफरेंस रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के मध्य। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज आर्डर में नियमित और बिल्कुल निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर में अनियमित और अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके बीच का रहा ये। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, सेकेंड के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा। तो चलते हैं सेकेंड की तरफ, सेकेंड की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड्स बोले जाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अमॉर्फस सॉलिड बोले जाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है इनको,
क्यों इन्हें कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड? रीजन है कि जो एमार्फस सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अंडर ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर मूव करने लगते हैं। ऐसा प्रोसेस बहुत ज्यादा सॉलो में होता है, धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सुपर कूल्ड सॉलिड्स। आपने देखा होगा पुराने मकान होते हैं, पुराने जो बहुत पुराने बस होते हैं, उनके खिड़कियों के जो कांच होते हैं नीचे मोटे हो जाते हैं और ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका नेचर, कांच एक तरह का हमारे पास सॉलिड्स है और ड्यू टू सुपर कूल्ड लिक्विड वो धीरे धीरे नीचे और ऊपर वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ऊपर वाले हिस्से में डेंसिटी डाउन हो जाती है और नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं। नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा पतला रहता है। थर्ड डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमार्फस सॉलिड के? मतलब थर्ड डिफरेंस क्या होगा? तो थर्ड डिफरेंस की तरफ अगर बढ़े तो थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है और इनका फिक्स नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है, बिल्कुल तीक्ष्ण होता है, जबकि एमार्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ये रेंज में पाया जाता है। रेंज में पाया जाने का मतलब क्या है? इन रेंज होता है, ये रेंज में पाया जाता है। रीजन क्या है इनका, ये सब आगे देखेंगे, फिलहाल इनको समझते हैं ये वर्ड क्या है। यानी जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प, मतलब ये है कि ये जिस पॉइंट पे मेल्ट होते होंगे उसी पॉइंट पे पूरे की पूरा जितना सॉलिड्स होगा पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पूरी तरह से पिघल जाएगा। लेकिन एमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। एमार्फस सॉलिड में सभी के सभी पार्टिकल जितने भी सॉलिड्स होंगे वो डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेते हैं, अगर इस प्लास्टिक के टुकड़े को जलाते हैं, अगर हमने टेम्परेचर वहां अगर प्लास्टिक के टुकड़े का मान लेते हैं, अगर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है 120 से 120 डिग्री सेल्सियस है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे सभी के सभी पार्टिकल्स नहीं पिघलते हैं, कुछ बहुत देर के बाद पिघलना शुरू होते हैं। तो ये एक रेंज में पाए जाते हैं। चौथी क्वालिटी की बात करें तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, फाइनल डिफरेंस की बात करते हैं तो जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सभी के सभी विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं और जितने एमार्फस सॉलिड्स होते हैं वो समदैशिक होते हैं। अब ये विषमदैशिक और समदैशिक क्या है? विषमदैशिक मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक और समदैशिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। विषमदैशिक प्रवृत्ति, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये अलग अलग पार्ट पे अलग अलग नेचर शो करते हैं, जबकि एमार्फस सॉलिड जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में बिल्कुल सेम नेचर शो करते हैं। दिखाते हैं ये कैसे करते होंगे। सपोज करिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है बिल्कुल आयन से मिलकर बना होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले मान लीजिए प्लस होगा, सेकेंड टर्म में आएगा आपका माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। रीजन ये है कि ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, तो रेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं इनका। फिर यहाँ चले आइए, अगर यहाँ माइनस हुआ तो फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और फिर यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह और नीचे आ जाते हैं तो प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो दिखाते हैं ये विषमदैशिक कैसे हुए। चलिए सब कुछ करिए, अगर आप यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा लेते हैं तो अगर सीधा सीधा आप देखते हैं तो प्लस माइनस और प्लस मतलब दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आते हैं। इसी को अगर आप यहाँ से ले लेते हैं, इस साइड से आइए तो इस साइड से आप देखेंगे तो प्लस प्लस और प्लस तीनों के तीनों प्लस नजर आया आपको। तो रीजन ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल नियमित पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नेचर शो होता है। लेकिन समदैशिक, जबकि एमार्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। इसका रीजन है एमार्फस सॉलिड जो होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये शार्ट रेंज ऑर्डर में अनियमित और इरेगुलर होते हैं, बिल्कुल इरेगुलर, रैंडमनेस इनके पास पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सभी डायरेक्शन में बिल्कुल सेम नेचर शो करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दोबारा एक बार क्लासिफिकेशन करेंगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।